हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग क्लास कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत जो आने वाले सब टॉपिक्स हैं उसके यानी उप टॉपिक्स, अब सब टॉपिक्स उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उस सब टॉपिक्स का नाम है, उसका नाम है गुटों का निर्माण। ये दोस्तों क्या होता है, इसका अर्थ पहले समझते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। आप देखिएगा कि आपके इंटरेस्ट यानी कि आपके फायदे जहां पे होगा, आप वहीं पे जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राजनेता है, ठीक है, राजनेता का जहां इंटरेस्ट मिलेगा, जहां उसको फायदा बुझाएगा, वो वहां पे जाएगा, वो उस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को जो प्रोडक्ट बेचने में उसे फायदा है, वो वही प्रोडक्ट बेचेगा। ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो। उसके बाद आप देखिएगा उसमें लो बजट लगे और फायदा ज्यादा हो, तो आप देखिएगा कि जो व्यापारी वर्ग हैं वो वही सामान बेचते हैं, और उस व्यापारी वर्ग से ही वो कांटेक्ट करते हैं जिस व्यापारी वर्ग से उनका फायदा होता है। वो किसी अन्य व्यापारी वर्ग से कांटेक्ट नहीं करते हैं। साथ में भी आप देखिएगा उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिएगा विश्व युद्ध में कि वो देश उन देशों के साथ शामिल हो रहे हैं जहां पे उनके अपने फायदे हो रहे हैं, अपने जिस देश के हित के फायदे हो रहे हैं। चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इन लोगों के जहां इंटरेस्ट जिन देशों से मिल रहे हैं, ये देश उस देश में जाके शामिल हो रहे हैं। और चाहे वो रूस हो, टर्की हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाहे अन्य देश हो, इनके इंटरेस्ट जहां पे मिल रहे हैं, ये उस देश में जाके शामिल हो रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो गुटों का निर्माण हो रहा है ना, तो वो सिंपल बात करिए तो जिसके साथ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि जिसके साथ फायदा हो रहा है, उसी के साथ ये देश शामिल हो रहे हैं। आप कहेंगे भैया ऐसा कौन कौन सा देश है? देखिए, गुटों के निर्माण में केंद्र को रखकर यानी कि अपने स्वार्थ को केंद्र में रखते हुए, हमने पहले आपको बताया, और रखकर राष्ट्र रणनीति तय करने लगे थे। और परिणाम स्वरूप यूरोप गुटों में बट गया, और यूरोप में धीरे धीरे शिविर सैनिक का रूप लेते जा रहा था। और यूरोप में यह प्रक्रिया 19वीं सदी की शताब्दी में जारी रहा, और यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता चांसलर और बिस्मार्क को माना जाता है। सन 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की, और 1882 में यह एक त्रिगुट यानी कि ट्रिपल ट्रिपल अलायंस बना अ, बना जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली शामिल हुए। और यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस ने के विरुद्ध बनाई थी। अगर आप देखिएगा, इन गुटों के जो जननायक हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जन्मदाता या जननायक कह सकते हैं, चांसलर बिस्मार्क थे। कौन कौन से देश थे इसमें दोस्तों? तो इसमें थे 1880 में 18 1870 में सॉरी 1879 में, माफ करिएगा, 1879 में अ, अ, ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि किया था। ऑस्ट्रिया के साथ
ऑस्ट्रिया साथ द्वैध संधि। उसके बाद है दोस्तों इसमें ट्रिपल एल सात संधि की द्वैध संधि करी, माफ करिएगा, द्वैध संधि की साथ में ही इसको ट्रिपल अलायंस। और 1882 में और 1882 में 82 में एक त्रिगुट यानी कि त्रिगुट संधि त्रिगुट जिसमें दोस्तों बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। अब क्यों बनाई थी इसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी बिस्मार्क ने। अब रीजन क्या था दोस्तों, तो रीजन को हम लोग बाद में देखेंगे। यद्यपि इटली और इसमें 3 देश आया था जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इसमें दोस्तों जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल हुए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अलग अलग गुट यहीं से बनना शुरू हुआ। और त्रिगुट जो था किसने बनाया था, फ्रांस के विरुद्ध। कौन से देश, ये 3 देश थे जिसका फ्रांस के विरुद्ध 3 देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ठीक है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि त्रिगुट विश्वसनीयता संदिग्ध थी क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ इलाके को छीनना और फ्रांस की सहायता से त्रिपोली को जीतना। और इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन 1907 ईस्वी में त्रिदेश संधि यानी ट्रिपल हितायत बनाई और यह सामान्यतः हितों एवं समझदारी पर आधारशील ढीला ढाला हुआ और गठजोड़ था। और इन दोनों गुटों में उपस्थिति युद्ध का भयावह तय हो गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे इन लोगों ने बनाया किसके विरुद्ध, फ्रांस के विरुद्ध। अब फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में फिर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने भी 1907 ईस्वी में अपने गुट को बनाया। अब देखिए दोस्तों बेसिकली इसमें था ये कि जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के कुछ क्षेत्र थे ना उसको कब्जा करना था। तो इन लोगों का सोच था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ इलाके को छीनना और फ्रांस की सहायता से त्रिपोली को भी जीतना। इन लोगों का ये प्लान था। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और दोस्तों इन दोनों के चक्कर में लास्ट में एक युद्ध, भयावह युद्ध का प्रारंभ, या कह सकते हैं भयावह युद्ध का तय हो गया। भयावह युद्ध का एक संग्रह तय हो गया। आप कह सकते हैं कि युद्ध का जो एक शंखनाद था वो दोस्तों यहां से बज गया। ठीक है। तो ये था दोस्तों गुटों का निर्माण। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी यानी एससीईआरटी में दिया हुआ है।
मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, मैंने लिख भी दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में जाके आप लिख भी सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम लोग घटनाक्रम के विस्तारित चर्चा पे। ठीक है, ये दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना होने वाला है। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं घटनाक्रम पे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए सबसे पहला है दोस्तों बाल्कन और मोरक्को का इशू। इसमें होता ये था दोस्तों कि ये इस देश को हथियाने के फेर में था। ये एक दोस्तों प्रायद्वीप है, ये किसी देश के अंतर्गत नहीं आता, इसको याद रखिएगा। तो इसको चाहता था कि भैया अपने अपने फ्रांस और 1904 ईस्वी में आपसी समझौते के फलस्वरूप ब्रिटेन और मिस्र में उपनिवेश की स्थापित करने की छूट मिली। मोरक्को में दोस्तों एक जगह है, मोरक्को और बाल्कन जो है एक क्षेत्र है, यहाँ पे दोस्तों दो उपनिवेश की सहमति हुई। पहला है दोस्तों फ्रांस को प्राप्त हुआ और इससे जर्मनी का बड़ा क्षोभ हो गया। इसमें दोस्तों की सॉरी माफ करिएगा, 1904 ईस्वी में दोस्तों आपसी समझौते के बाद ब्रिटेन को मिस्र में उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिली और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हुआ। इसमें जर्मनी का बड़ा क्षोभ हुआ और जर्मनी मोरक्को की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहा था और फ्रांस अपने हित के आगे अंधा बना हुआ था। 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को का अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। देखिए दोस्तों बेसिकली ये हुआ था इसमें कि आप देखिएगा कि जो फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हो गया और जर्मनी को ब्रिटेन जो है दोस्तों ब्रिटेन को मिस्र प्राप्त हो गया, ये इसके अधीन हो गया। ब्रिटेन के अधीन मिस्र को अपना उपनिवेश बनाया तथा हम इसको एक पॉइंटर में लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दोस्तों दिक्कत नहीं होगा। और फ्रांस को मोरक्को में तीसरी बात है दोस्तों इससे जर्मनी का बहुत बड़ा क्षोभ हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें यह हुआ कि जो जर्मनी था उसको बहुत ही क्षोभ हो गया। क्यों? देखिए दोस्तों ये सब कारण है, मैं एक पॉइंट में लिखता हूँ ताकि मैं लिख लिख के मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं लिखता भी हूँ जल्दी जल्दी स्पीड में। मोरक्को की स्वतंत्रता दुहाई दे रहा था। बाद में फ्रांस में अपने हित में आगे अंधे बना हुआ था और 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को का अधिकांश भाग अपने अधिकार में ले लिया। लास्ट में दोस्तों फ्रांस ने मोरक्को का जो है अधिकांश भाग यानी कि लगभग लगभग इनकी जो सारे भाग थे सारे भाग अपने अंतर्गत ले लिया। अब देखिए दोस्तों आप किसी भी कंट्री को ऐसे गुलाम नहीं बना सकते, नहीं तो वहां का जनता भड़क जाएगा। क्यों भड़क जाएगा? आप एक साथ किसी देश पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे जब भी कोई उपनिवेश किसी कंट्री में जाता था तो वो धीरे 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 करके फूक फूक के अपना डेग आगे बढ़ाता था, अपना कदम आगे बढ़ाता था ताकि देश वाले कहीं एक साथ जागरूक हो जाओ फिर हमला ना कर दे। तो ये लोग क्या करते थे, वहां के राजनीतिक अर्थ पहले राजनीतिक जो होता था उसको पहले अपने अंडर लेता था, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद धार्मिक में ये जल्दी हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन इसको वो जब भी कोई देश पे कब्जा करता तो ये धीरे धीरे फूक फूक के अपना कदम बढ़ाते थे, धीरे धीरे कदम बढ़ाते ताकि इसको उस किसी भी देश पे कब्जा करने में समय ना लगे। लगभग लगभग ये अधिकांश भाग उसका अपने अंडर ले लिया था। 1904 ईस्वी में दोस्तों ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया और इस क्षेत्र में सर्बिया
भी लेना चाहता था। बाल्कन क्षेत्र में संयुक्त स्लाव राज्य का कायम अपनाना चाहता था। इसके लिए रूस का समर्थन प्राप्त था। रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छेड़ने की धमकी दी, तो इस पर जर्मनी खुलकर ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गया। अंततः रूस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस घटना से रूस और जर्मनी की कटुता बढ़ी और साथ ही जर्मनी फ्रांस के प्रति उतना ही विषाक्त था। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क ने फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। उसने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्लास और लॉरेन को अपना अधिकार बना लिया और जर्मनी ने मोरक्को में भी फ्रांस का डटकर विरोध किया और फलतः ये खाई बढ़ती गई और इससे विश्व युद्ध की नजदीक आ गई। अब इसमें इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखिए। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया। सबसे पहले क्या किया, 1904 में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया। साथ में अब क्या किया इन्होंने दोस्तों आगे ये किया कि अब इस क्षेत्र को सर्बिया भी लेना चाहता था। किस क्षेत्र को, तुर्की को। लेकिन वो बाल्कन क्षेत्र के एक संयुक्त स्लाव राज्य था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तुर्की में आप देखिएगा कि यहाँ पे स्लाव जो धर्म के लोग थे, वो लोग रहते थे, कायम करना पड़ा था। इसलिए रूस का समर्थन प्राप्त था। किनको, तो सर्बिया को। रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छेड़ने की धमकी दी। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों रूस को युद्ध छोड़ने की धमकी दी। अब ये सब चीजें मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बताते चलता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि इस घटनाक्रम ने जर्मनी और रूस के बीच जो है वो बहुत अधिक कटुता बढ़ गई। इसके बाद दोस्तों कटुता बढ़ी तो बढ़ी, साथ में दोस्तों आप देखिएगा कि और जर्मनी का जो चांसलर है बिस्मार्क, उसने फ्रांस को पंगु बना देना चाहते थे। जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क, वो चाहता था कि फ्रांस पंगु बन जाए, एकदम कमजोर बना देना चाहता, पिछलग्गू। उसने फ्रांस के दो धनी देश, बिस्मार्क ने फ्रांस के दो धनी राज्य, या आप कह सकते हैं शहर या देश, कुछ भी कह लीजिए, मैं राज्य लिख देता हूं। फ्रांस के दो धनी राज्य, एक है दोस्तों अल्लास और दूसरा है लॉरेन। अल्लास और दूसरा है तथा लॉरेन पर अपना कब्जा कर लिया। अब ये कब्जा किया तो किया दोस्तों, अब आगे देखिए क्या होता है। जमा लिया, जिससे जर्मनी ने मोरक्को भी फ्रांस डटकर विरोध किया और यह खाई बढ़ती चली गई और इसने विश्व युद्ध की और नजदीक ला दी। ये हो गया दोस्तों युद्ध की घटनाक्रम। बस घटनाक्रम इतना ही है। अब घटनाक्रम में मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो 1904 ईस्वी में मोरक्को का प्रश्न, बाल्कन और प्रायद्वीप का मुद्दा उठा। देखिए दोस्तों इसमें कारण बहुत सारा है, एक कारण नहीं है। कारण अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारा कारण है, लेकिन हमें उन कारणों को अधिक तवज्जो देना है जो कारण सबसे ज्यादा इस विश्व युद्ध में अधिक उभरा, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग रहा। तो हमें उस कारण पे हमारे जो एससीईआरटी है उसको ज्यादा फोकस किया गया है। अगर आप कारण पढ़ते चलेंगे तो इंटरनेट पे एक सर्च मारिए, आपको हजारों कारण मिल जाएंगे। आप एक सर्च मारिए, आप इसमें आर्थिक कारण जोड़ सकते हैं, राजनीतिक कारण जोड़ सकते हैं। हर किसी देश के अपने अंतर्गत अलग अलग समस्या थी। कोई देश पर किसी और पर कब्जा कर रहा था, कोई देश किसी अन्य देशों पर धार्मिक कारण ला रहे थे, कोई देश जो है कि भाषा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, कोई देश अपने देश अलग मांग कर रहे थे, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा था, कोई अपने धर्म के नाम पे लड़ रहा था। तो अलग अलग कारण थे, छोटे बड़े मंझले संझले आप जो कह सकते हैं, बहुत सारा कारण था। एक कारण को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता है। जो हम अब तक आपको बताएं, मोरक्को का प्रश्न या बाल्कन का प्रायद्वीप का मुद्दा था। 1904 में यह समझौता हो गया। ब्रिटेन के अधीन मिस्र, सॉरी मिस्र लिख दिया, मिस्र होना चाहिए। मिस्र को अपना उपनिवेश बनाया। फ्रांस ने मोरक्को पर अपना अंतर्गत ले लिया और जर्मनी ने उसको अधिक क्षोभ हो गया। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद बिस्मार्क ने फ्रांस के दो धनी राज्य को
अल्लास तथा लॉरेन अपने अंतर्गत ले लिया। उसके बाद है दोस्तों कि युद्ध की शुरुआत। अब देखिए युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इसको हम लोग आगे दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इसमें मुझे कुछ करेक्शन करना हो तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए हम लोग एक वन शॉट में देख लेते हैं युद्ध की घटनाक्रम। देखिए दोस्तों 1904 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में मार्क करिएगा, प्रथम विश्व की युद्ध की के पूर्व जो घटना हुई उस घटनाओं में क्या क्या घटित थे हो रहे थे। जैसे मोरक्को का प्रश्न था और बाल्कन प्रायद्वीप का मुद्दा था। याद रखिएगा कि बाल्कन जो प्रायद्वीप है किसी देश के अंतर्गत नहीं आता, ये यूरोप का एक छोटा सा प्रायद्वीप है। उसके बाद है दोस्तों 1904 में दोस्तों इन दोनों मुद्दा का आपसी समझौता हो गया। किनके किनके बीच में? तो ये दोस्तों समझौता हुआ फ्रांस और ब्रिटेन और मिस्र, ब्रिटेन और आपसी समझौते के फलस्वरूप ब्रिटेन को मिस्र में ने अपना उपनिवेश बनाया। उसके बाद है दोस्तों ब्रिटेन ने मिस्र को अपना उपनिवेश में स्थापित की छूट मिली और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हो गया। इन दोनों की तो अपना अपना अधिकार मिल गया, अपना अपना राजस्व मिल गया। उसके बाद है दोस्तों इससे जर्मनी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। इससे उसको अधिक जलन हो गया, अधिक क्षोभ हो गया कि भैया इसको क्यों मिला। उसके बाद जर्मनी ने मोरक्को की सबसे ज्यादा लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र जो है कि अपने अंतर्गत ले लिया। उसके बाद है दोस्तों फ्रांस जो है वो फ्रांस अपने हित के आगे अंधा बना हुआ था। उन्होंने 1911 में फ्रांस के मोरक्को का अधिकांश भाग पर अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद है दोस्तों 1904 में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमाया, जिससे कि सर्बिया को वो अपना उस पर हक जमाना चाहते थे। बाद में बाल्कन का जो क्षेत्र था वो संयुक्त सलाव सबसे अधिक धर्म के लोग रहते थे, इस पर अपना राज्य कायम करना चाहता था। कौन? सर्बिया। तो ये संभव था नहीं, इसके लिए रूस समर्थन प्राप्त था, लेकिन ऑस्ट्रिया युद्ध छेड़ने की धमकी दे रही थी। जर्मनी खुलकर ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गया। उसके बाद दोस्तों ये हो गया, उसके तो बाद दोस्तों ये हुआ कि रूस को इसके कारण पीछे जर्मनी से हटना पड़ गया। ठीक है, जो सर्बिया का वो सपोर्ट कर रहे थे रूस, तो जिससे कि दोस्तों रूस और जर्मनी के बीच में सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कटुता बढ़ी। और कटुता बढ़ने के बाद जर्मनी फ्रांस के प्रति उतना विषाक्त था, जर्मनी के चांसलर फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था और उसने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्लास और लोरेन की कब्जा कर ली और मोरक्को ने फ्रांस का विरोध डटकर किया, परंतु यह खाई बढ़ती चली गई और विश्व युद्ध के ये नजदीक पहुंच गया। आई होप आप लोग बहुत बहुत सॉरी, मुझे माफ करिएगा ये बोलने के लिए, मुझे ये बोलना चाहिए था कि अतः आप समझ गए होंगे ये सारी बातें। फिर मैं आपको मिलता हूं एक नए वीडियो में जिसका नाम है, जो आगे कंटिन्यू होगा, जो हो गया युद्ध की शुरुआत। धन्यवाद।